ओके, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। ओके, कोर कॉम्पिटेंसीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कोर कॉम्पिटेंसीज भाइयों बहनों तीन एरिया में बनती है। कौन सी? कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन, कस्टमर वैल्यू एंड एप्लीकेशन टू अदर मार्केट। सर, कस्टमर कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन, कस्टमर वैल्यू एंड बोलो एंड एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स। फिर कल हमने तीनों को उतना ही डिस्कस किया था। नाउ हाउ टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंस। सबसे पहले तो अपनी खुद की वैल्यू करना सीखो, क्योंकि जब आप खुद की वैल्यू नहीं करोगे तब तक आप खुद को अलग कैसे दिखाओगे? यस और नो? खुद को वैल्यू करने का मतलब ये नहीं है बी ओवर कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। यस और नो? वैल्यूएबल, अलाउ द फर्म टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज एंड अवॉइड द थ्रेट्स इन इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज सुना, आज मैं आपको स्वॉट एनालिसिस में भी ले जाऊंगा। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस इंटरनल से मिलती है। कहां से मिलती है? इंटरनल एनवायरनमेंट आपके कंट्रोल में होता है कि आपकी स्ट्रेंथ है कि आपकी वीकनेस, दैट इज इन योर कंट्रोल। बट जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है वो कहां से मिलती है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट कहां से मिलती है? एक्सटर्नल। इंटरनल से क्या क्या मिलता है? स्ट्रेंथ और वीकनेस। और एक्सटर्नल से क्या मिलता है? अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। इज इट क्लियर? तो देखो, allow the firm to exploit opportunities or avert the threats in the external environment, and then form, like for example, human capital is important in creating value for customers. Human capital, staff, yes or no? ह्यूमन रिसोर्सेज पर हम लोग काम करते हैं। स्टाफिंग के बारे में आपने बहुत गहराई में पढ़ा था बिजनेस स्टडीज के अंदर। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं। असली में कुछ भी फॉलो नहीं होता। असली में तो जब आप ऑडिट करने जाओगे ना, देखना वहाँ कितने एसेस फॉलो होते हैं। तुम्हारे प्रिंसिपल को आधे ऊपर एसओ के नाम ऐसे पता ही नहीं होंगे। वो छोड़ो, तुम जब प्रैक्टिस में जाओ तुम्हें नहीं पता होंगे, क्योंकि हम तो सिर्फ पास होने के लिए याद करें ना। गलत बात है। यू शुड यू शुड लर्न इट फॉर लाइफ। वैसा ना? हाँ, रेयर। ठीक है, चलो। वैल्यूएबल स्ट्रेटेजी शुड बी वैल्यूएबल। नंबर टू, स्ट्रेटेजी शुड बी रेयर। अरे यार, सबको पता है अच्छी तरीके में एप्पल को कोई कॉपी नहीं करेगा। ऐसा ना, कर भी नहीं सकता। एंड्रॉइड से एप्पल पे शिफ्ट होती है मतलब कम से कम 1.5-2 महीने लग जाते हैं। रूमल से अभी तक आईफोन नहीं चलाना सीख पाया। मैं नहीं सीख पाया आधे ऊपर तो। आज 4 साल हो गए, आधे ऊपर सेटिंग मुझे नहीं आती। रेयर है। क्या है? रेयर। कोर कॉम्पिटेंसीज आर वेरी रेयर कैपेबिलिटीज एंड वेरी फ्यू ऑफ कॉम्पिटिटर पोजेस दिस। आज जैसे वॉलमार्ट, इट्स रेयर। हर बिल्डिंग में जो भी आउटलेट लगाना है साला खुद ओन करना है, रेंटल्स बचाने हैं। अभी जब रेंटल्स बचाने और बल्क में परचेजिंग सेलिंग करनी है ताकि बल्क में हम डिस्काउंट दे सके कस्टमर को। यस और नो? सो रेयर। Core competencies are rare. Capabilities possessed by many rivals are unlikely to be sources of competitive advantage for any one of them. एक में भी ऐसा पाना मुश्किल है। आपके एक भी कॉम्पिटिटर में आपकी कॉम्पिटेंसी हो ये पाना मुश्किल है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? या मन से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेम लैंग्वेज को रटने की जरूरत नहीं। Competitive advantage results only when firms develop and exploit valuable capabilities that differ from those shared with the competitor. आप कोर कॉम्पिटेंसी उससे ही बना पाओगे जो आपके कॉम्पिटिटर से अलग हो गई, जो आपके कॉम्पिटिटर से अलग हो गई। तो कोर कॉम्पिटेंसीज का सबसे पहले वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट। कॉस्टली टू इमिटेट मतलब कॉपी करना मुश्किल है। कॉपी होगा, कॉपी होगा, बट कॉपी करना मुश्किल है। यस और नो? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कॉपी का बेस्ट एग्जांपल। मेरे को एक गिफ्ट आई थी, घड़ी, ये मोहित सर ने दी थी। जब आई थी तो सीरीज 7 थी ये। ठीक है, मुझे लगा वो सीरीज 7, बाद में देखा इट इज फर्स्ट कॉपी। ठीक है, इट इज द फर्स्ट कॉपी। अभी क्या होता, रियल होती तो कम से कम रियल का बैटरी बैकअप होता है 4 दिन का, इसका बैटरी बैकअप है आधे दिन का। ठीक है, हाँ, तो इसका इसका बैटरी बैकअप है आधे दिन का, मतलब इसको मुझे रोज चार्ज करना पड़ता है। अभी अगर असली होती तो 4 दिन नॉन चार्जेबल, नॉन मतलब नहीं चार्ज करता तो भी चलती। कॉस्टली टू इमिटेट। ठीक है, कॉपी होगा बट महंगा सौदा है। अभी फर्स्ट कॉपी 4-5 हज़ार की है। यस और नो? कॉस्टली टू इमिटेट। कॉस्टली टू इमिटेट मींस सच कैपेबिलिटीज दैट कॉम्पिटिंग फर्म्स आर अनेबल टू डेवलप इजीली। इजीली डेवलप नहीं हो पाए। अभी देखो ना, सेम बना दी बिल्कुल, सीरीज 7 ऐसी दिखती है, बट प्रॉब्लम का है सारी सारी चार्जिंग में। यस और नो? आगे देखो,
फॉर एग्जाम्पल इंटेल हैज एंजॉयड अ फर्स्ट, इंटेल की का नाम आपने सुना होगा। कंप्यूटर का जो दिमाग होता है, प्रोसेसर, वो बनाने का काम करता है इंटेल आपका। इंटेल हैज emerged to be more than once because of its rare R&D cycle, timely capability that brought SRAM, secondary RAM, and DRAM. What is DRAM? Diagonal RAM. ठीक है, SRAM and DRAM integrated circuit technology and brought microprocessors to market well ahead of competitors. पहले के जमाने में आपने कभी कंप्यूटर के बेसिक्स आपने कभी 6, 7, 8 क्लास में पढ़े हो तो फर्स्ट जनरेशन सिस्टम्स, सेकंड जनरेशन सिस्टम, थर्ड, मतलब फर्स्ट जनरेशन सिस्टम का जो सिस्टम होता था इस रूम जितना बड़ा होता था। ऐसे एक जगह से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए ऐसे यूं व्हीलचेयर देके जाना पड़ता, लोगों ऐसे दौड़ दौड़ के जाना पड़ता, इतने बड़े सिस्टम्स होते थे। अभी देखो इतनी सी दुनिया है। यस और नो? दिस इज बिकॉज ऑफ इंटेल रेवोल्यूशन, राइट? माइक्रोप्रोसेसर, दिस इज कॉल्ड एज कॉस्टली टू इमिटेट। आज प्रोसेसर आप कहीं भी घटिया सा भी कंप्यूटर बनवाओगे ना, वो प्रोसेसर आपके इंटेल का ही लगवाएंगे, बिकॉज देयर इज नन अदर कंपनी दैट इज अ कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ इंटेल। माइक्रोप्रोसेसर्स, हाँ मतलब एप्पल के तो महंगे इतने, हाँ पहले इंटेल लगता था, पहले इंटेल लगता था। ऐसा नो, द प्रोडक्ट कुड बी इमिटेटेड इन ड्यू कोर्स। देखो क्या लिखा है, प्रोडक्ट कुड बी इमिटेटेड इन ड्यू कोर्स, ड्यू कोर्स में कॉपी हो सकते हैं, ड्यू कोर्स में कॉपी हो सकते हैं, बट इट वाज मच मोर डिफिकल्ट टू इमिटेट द R&D साइकिल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इमिटेट नहीं कर सकते। यस और नो? तो अभी तक की आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज की वैल्यूज आपने क्या क्या पढ़ी, बोलो? वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट, और अंत में हमको पढ़ना है नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है यार। आज आपको ऐसा फोन चाहिए जिसमें हैकिंग प्रॉब्लम ना हो, जिसमें वायरस प्रॉब्लम ना हो। अभी रोमिल से क्या आईडी हैक हो गई थी, किसी मुस्लिम ने की, रोमिल जैन की जगह अफशान ताजिन नाम लिख दिया था। हाँ, अभी ये दिक्कत एंड्रॉइड में ही आती है। आईफोन में इट ऑलवेज आस्क्स फॉर थंब इंप्रेशन, फेसबुक पे लॉगिन करना थंब मांगेगा, गूगल पे पेमेंट थंब मांगेगा, ठीक है? अभी थंब को तो कॉपी नहीं किया जा सकता ना। और अननेसेसरी नोटिफिकेशंस भी नहीं है, जो लोग आईफोन पे है वो लोग जानते होंगे आप में से, है ना भाई? जल्दी आ जाओगे नहीं? चलो, सो नॉन सब्स्टिट्यूटेबल, सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। अभी मुझसे ये ऑफिस के एंड्रॉइड फोन नहीं चलते, सही बता रहा हूँ, नहीं चलते। अभी वो कुछ नंबर डेटा इधर उधर कॉपी करने का बोला मेरे को, मेरा फोन ही नहीं चल रहा था, मैं क्लिक ही नहीं हो रहा इसका टच पे, तो ऐसे में तो यूँ मर मर के चलने वाले फोन है। सही में? तेरा कौन सा है? LG? हाँ, बढ़िया मोबाइल है। नहीं, नॉन सब्सिट्यूट ऐसे ऐसे घूम जाता है, मैंने देखा था उस दिन। ओके, नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। अभी एप्पल का भी एक काम नहीं करता, वो ऐसे इधर घूमने वाले फोन नहीं बनाता है। अभी मैंने सैमसंग एक मोबाइल देखा, ऐसे बैंड हो जाता है, वो फोल्ड हो जाता है। एप्पल नहीं खेलता है, वो सिंपल मोबाइल बनाएगा, बनाएगा 1.5-2 लाख रुपए के, बट परफॉर्मेंस वाइज सबको टक्कर देंगे, परफॉर्मेंस वाइज सबको टक्कर देंगे। यस और नो? बिकॉज कैमरा क्वालिटी इज नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। यस और नो? आज की तारीख में वन प्लस का टॉप मॉडल 70-80 यही बीट कर देता है कैमरा क्वालिटी में। कितना पुराना है? यस और नो? वन प्लस इज अ गुड मोबाइल ब्रांड, ठीक है, बट ये बीट करता है आराम से उसको, स्पीड में बीट करता है, रैम में बीट करता है, जबकि आधे ऊपर रैम कम है इसकी, आईफोन की। ये 2 GB 3 GB रैम होगा अच्छा इसके अंदर, और उसमें देखो 20 GB, 40 GB रैम, 512 रोम, ठीक है, 8 GB, मतलब हाँ, मतलब हाँ वही तो, दैट शोज तुम ये कितनी शिद्दत से पढ़ रहे हो। नहीं, चलो, तो वन प्लस का 8 GB रैम का फोन इज इक्वल टू दिस आईफोन 8। बीटिंग कर रहे हो, बीट कर रहा है आराम से, स्पीड में, प्रोसेसिंग में, सब में बीट कर रहा है। नॉन सब्स्टिट्यूटेबल, क्या बोलो? नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। यस और नो एवरीबॉडी? हाँ, चलो पढ़ लेते फटाफट से। Capabilities that do not match the strategic equivalents are called as non-substitutable capabilities. वो capabilities that do not have strategic equivalents, जिनका strategic equivalent है ही नहीं, जिनकी strategy के बराबर कोई व्यक्ति है ही नहीं, is called as non-substitutable capabilities. Is it clear everybody? Is it clear? बोलो core competency समझ में आया? Yes or no? हाँ, तो बोलो 4 वैल्यूज याद हो, valuable, rare, costly to imitate, एंड लास्ट नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। यस और नो? पक्का? चलिए, ओके, नेक्स्ट पार्ट के अंदर अब हम चैप्टर 2 के स्टार्टिंग पैराग्राफ पर आ रहे हैं, डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। पहली बात तो
चैप्टर टाइटल की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी है, और फिर वो कह रहा है कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी डायनामिक है, बिजनेस ही डायनामिक है। नई बात क्या थी? कुछ भी नहीं। नई बात ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। अब हम कॉम्पिटिटर से लड़ना सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? कॉम्पिटिटर से लड़। देखो फर्स्ट चैप्टर में अपन ने सीखा कि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजिंग है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है, पॉलिसीज क्या होती है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, लेवल्स क्या थे स्ट्रेटेजीज के, बोलो कौन कौन से लेवल्स थे? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शन लेवल, है ना। फिर अपन ने पढ़ा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ना सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, जबकि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करते हैं। ये सुनो भाई यार, इंस्टीट्यूट आपके वो इवेंट वगैरह अभी तुमने वो स्टॉल वगैरह लगे, क्यों? बिकॉज इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स को जोड़ के रखना चाहता है। ये सुनो, वो नहीं चाहता कि आप कोचिंग में पढ़े, वो चाहता है कि आप इंस्टीट्यूट की कोचिंग क्लासेस से पढ़ें। और वो इंस्टीट्यूट की कोचिंग क्लासेस कैसी होती है, मैं आपको एक क्लास का लिंक भेजूंगा, जरा अटेंड करके देखना। हाँ, वो कहते हैं कि वी आर ऑफरिंग सीए कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी वो फ्री कितना अच्छा है वो देखना, ठीक है। एक मैं तुमको डीटी की आज एक क्लास का लिंक भेजूंगा, ठीक है। तो हाँ सही में, एक व्यक्ति तो छोटा सा बोर्ड लगा रखा था और कॉस्टिंग पढ़ा रहा था। मैं कहा वाह, सामने ऐसा मतलब मोबाइल ही टांग दिया हुआ, ऐसा कैमरा में कुछ नहीं, मोबाइल से। दैट इज अ लेवल, दैट इज अ लेवल। और ठीक है, बेचारा सी इंस्टीट्यूट इतना तो मैनेज कर रहा है, सीएस और सीएम इंस्टीट्यूट तो ये भी नहीं करते, वो तो खुलते ही नहीं है इनफैक्ट। अरे तुम्हारी बुक्स आई क्या? तुम्हारी बुक्स लेने गए तुम सीएमए की? वो खुलते ही नहीं है वहाँ पे। उसका टाइम है 5:30 से 6 खुलेगा, उससे पहले जाओगे कोई नहीं मिलेगा वहाँ पे। हाँ वही डरावला से इंस्टीट्यूट। सो है, ऑनलाइन होती है, अच्छा चलो। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी ना, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी क्या है? इंस्टीट्यूट ये सब मेथड क्यों अपना रहे? सो दैट उसको एडवांटेज मिले। आज यार किसी भी नॉर्मल भी कॉमर्स स्टूडेंट, मतलब 90% वाले को भी आप पूछोगे, 70-80% वाले को भी पूछोगे यार तेरे को करना क्या है, कोई एक प्रोफेशनल कोर्स ढंग का नाम बता, तो दिमाग में एक ही नाम आता है साला, कौन? सी है। बिकॉज इट हैज जनरेटेड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी का सबसे पहला काम है कि आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलने वाली है। क्या मिलने वाली? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और वो कैसे मिलेगी? जब आप बेटर परफॉर्मेंस दोगे देन योर कॉम्पिटिटर, और जब आप ग्रोथ पर काम करोगे। किस पर काम करोगे? ग्रोथ पर। यस और नो? ग्रोथ पर कैसे काम कर रहा है हमारा इंस्टीट्यूट? जिस प्रकार का कोर्स डिजाइन किया है, इंड एएस नहीं आते, किसी को नहीं आते। मैं कहता हूँ आज से 5 साल पहले पास आउट को नहीं आते इंड एएस, बिकॉज उस समय ओल्ड सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते थे। तो कितनी डिमांड है जीएसटी। अभी एक यहाँ पर मुझे इंस्टीट्यूट पर एक पर्सन मिले, घटिया से पर्सन, बोलते सीए की डिमांड नहीं है। मैं कहा एक काम करो, मर जाओ जाके। राइट, अच्छा। मैं कहा बोले बताता हूँ। हाँ, सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है यू शुड वर्क ऑन ग्रोथ। हाँ, तो वो पर्सन मेरे को कहते हैं कि सीए की डिमांड नहीं है। मैं कहा एक काम करो, रहने दो, मर जाओ जाके कहीं। मैं कहा देश अगर कोई चला रहे, चार्टर्ड अकाउंटेंट चला रहे, कोई आपको डॉक्टर इंजीनियर नहीं चला रहे। एक बार हमने किसी ऑडिट रिपोर्ट को नेगेटिव कर दिया ना, तो बैंक मैनेजर भी भीख मांगता हुआ नाक रगड़ता है पैरों में। दैट इज योर वैल्यू। ये वैल्यू आपकी बनी है 70 साल में, ये वैल्यू आपको दी गई है सरकार द्वारा एक एक्ट पास करके, सीए एक्ट, जो कि तब से आ चुका था जब से कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बना था। बिकॉज सस्टेनेबल ग्रोथ, यू आर अ पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद ये कहते हैं कि मेरे साइन से ज्यादा वर्थ एक सीए के साइन की है। When he said this, he mean by it. Yes or no? So we are having a competitive advantage over others among other courses. Yes or no? तो competitive advantage से आपको क्या attain, क्या आप क्या आप attain कर सकते हो? तो आप attain कर सकते हो, you will be better than your competitors and sustainable growth. So competitive strategy यही बात करती है, सबसे पहले तो आपको competitive advantage लेनी है जिसमें आपको out perform करना है than your competitors, एंड यू हैव टू वर्क फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। फिर मार्केट शेयर तो बढ़ ही रहा है। आप देखो हर साल कितने सारे स्टूडेंट्स एनरोल हो रहे हैं। यस और नो? एंड देन टू बीट द कंपटीशन। वरना सरकार तो लेके आ गई थी नफरा, सरकार तो बात कर रही थी AIIA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग, डिस्कशन ही नहीं हुआ पार्लियामेंट में, बोले आग लगाओ इसको, फालतू सजेशन दिया आपकी कमेटी ने।
आप मानोगे मोशन तक मूव नहीं हुआ, मोशन आपने पढ़ा होगा ना लॉ में, पढ़ोगे आप, मोशन, रेजोल्यूशन, मोशन, है ना। तो इवन पार्लियामेंट में वो चीज डिस्कस ही नहीं हुई और उससे पहले ही इतने वोट्स अगेंस्ट हो गए कि इट वाज डिसाइडेड एज नल एंड वॉइड, उसको वॉइड ही कर दिया, बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, इंस्टीट्यूट मतलब आईसीआई ही, नो आईआईए, वरना सोचो रिजर्वेशन लेके लोग सीए बन जाते एज इक्वल टू ऑडिटर्स, हम कहाँ जाते, यस और नो। चलो जो 5 जन आ रहे वो भी नहीं आते, नहीं, चलो मूव। देखो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज सबसे पहले आपको क्या देता है, कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजी, नंबर 1 आपको क्या दे रही, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, नंबर 2 आपका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, नंबर 3 आप कंपटीशन से बीट कर पा रहे हो, और नंबर 4 पर आपका है मूव्स, मूव्स मतलब डांस मूव्स नहीं, क्या, कस्टमर को अट्रैक्ट करो, विथस्टैंड करो कॉम्पिटेटिव प्रेशर को, और अपनी मार्केट पोजीशन को स्ट्रेंथन करो। ये है कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजी। क्या है कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजी। अरे यार एक बेस्ट एग्जांपल अपन कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजी का लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पिज्जा हट का वो 30 मिनट्स का डिलीवरी पिज्जा का, 30 मिनट में पिज्जा आएगा ही आएगा, कहीं से भी ऑर्डर करो, नहीं आया तो फ्री ले लो, ऐसा नो। इससे क्या हुआ, कस्टमर अट्रैक्ट हुए, कंपटीशन फेस आउट हुआ, और मार्केट पोजीशन क्या हुई, एक्सपांड। दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजी, हम क्या कहते हैं, कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजी। इज इट क्लियर एवरीबॉडी। दूसरी बात यहां पर अब आती है कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप, जो कि आज के पूरे सेंटर ऑफ डिस्कशन का पार्ट है। ओके, व्हाट इज कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप, आप बिजनेस एनालिसिस करो और आइडेंटिफाई करो सबसे पहले डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, बीसीके, डायरेक्ट कंपटीशन एंड इनडायरेक्ट कंपटीशन। बोला, डोमिनोज का डायरेक्ट कंपटीशन किससे, पिज्जा हट से, लापिनोस पिज्जा, यस और नो। मैकडी का डायरेक्ट कंपटीशन किससे, बर्गर किंग, यस और नो। बट क्या डोमिनोज और मैकडी भी एक साथ कंपटीशन में है, यस, दे आर अंडर इनडायरेक्ट कंपटीशन, बिकॉज जो व्यक्ति सेलिब्रेशन मॉल में जाएगा वो डोमिनोज भी जा सकता है और मैकडी भी जा सकता है, दे आर कॉम्पिटिंग इनडायरेक्टली। तो सबसे पहले आप कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के अंदर बिजनेस को एनालिसिस करते हुए पता लगाओ कि आपके साथ डायरेक्ट कंपटीशन में कौन है और इनडायरेक्ट कंपटीशन में कौन है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको पता लगाना है कि उनका मिशन क्या है, विजन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, नीच नहीं, नीश मार्केट। कौन सा मार्केट, नीश मार्केट, मैंने बेसिक में पढ़ाया भी था, ये सो मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज के अंदर। नीश क्या बोलते हैं इसे, नीश में सेगमेंट को टारगेट करके मार्केटिंग को अपनाना, सेगमेंट्स को टारगेट करके मार्केटिंग को अपनाना इज कॉल्ड एज नीश मार्केटिंग, और फिर उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ये पूरे सिस्टम को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, कहते हैं कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। तो बोला कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या है, बिजनेस को एनालिसिस करते हुए आइडेंटिफाई करो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन है और उनके मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव, स्कोर, वैल्यूज, नीश मार्केट एज वेल एज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है। यस और नो, यस और नो, पक्का समझ में आया, डन। अब सर ये कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के अंदर हम काम कैसे करने वाले हैं, तो इसके लिए हमारे पास में है प्रोसेस, स्टेप्स टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, जिसमें हम सबसे पहला कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में देखो, सबसे पहले अपन ने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है किसको, कॉम्पिटिटर्स को, जिसमें डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स भी होंगे और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स भी होंगे। अब ना आगे की कहानी बहुत आसान है, अगर आप नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज में समझो तो सबसे पहले मार्केट की स्टडी करो और पता लगा लो कि मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं। अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर्स, पहले आइडेंटिफाई करा फिर अंडरस्टैंड करा, देन उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उनकी वीकनेसेस क्या है। अरे यार अपन दो कंपनीज का एग्जांपल लेते हैं, किया और टाटा, दोनों की कार्स बढ़िया ऐसे हाथी जैसी दिखती है, बट ड्यूरेबिलिटी किसकी है, टाटा, क्यों, बिल्ड क्वालिटी खतरनाक है। किया की कोई भी कार ऐसे भिड़े अगर हाईवे पे, खत्म, अंदर वाला तो सीधा ऊपर, ठीक है, बट टाटा मजबूती के लिए जाना जाता है। टाटा की कार देखो आप, हैरियर, क्या गाड़ी है, मैं कहता हूँ उसके अंदर कई ट्रक का इंजन ना लगा दिया उन्होंने, नहीं, हैरियर, राइट, तो उसमें हम ही नहीं, रेंज रोवर है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। उसी तरीके से आप देखो टोयोटा की फॉर्च्यूनर गाड़ी, बाप है बिल्कुल, मतलब ऐसे छोटी मोटी मच्छर गाड़ियां लगती है उसके, i10 i20 जैसी, तो वैगनार तो बिल्कुल ही, राइट, बिकॉज स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ। देन वीकनेस क्या है, आपको पता है
फोन के नाम पर लोग पहले एक ही मोबाइल को जानते थे, आज से लगभग 20 साल पहले, नोकिया। फोन मतलब नोकिया। और भारत में तो इतना पॉपुलर था कि यहां से उसको नीचे फेंक दो, बिखर जाएगा पर चलेगा, जोड़ दो चालू। एक झटके में नोकिया आउट हुआ। क्यों? चेंज नहीं कर पाया अपने को, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप अच्छे से नहीं समझा, वो अपनी वीकनेस नहीं समझ पाया। उसने देखा अरे ठीक है कम हो रही सेल्स, होने दो, हम ड्यूरेबिलिटी हैं, हम ड्यूरेबिलिटी फोन वाले बनाते, हम ड्यूरेबिलिटी वाले फोन बनाते हैं, हमारे फोन तो बिकेंगे। और मार्केट से ऐसा आउट हुए, आज नोकिया के स्मार्टफोन्स अच्छे आ रहे हैं बट कोई नहीं लेता। हाँ, नोकिया 8 पॉइंट मेरे पास था पहले, से आईफोन से पहले नोकिया 8.1 था, इट वॉज अ गुड मोबाइल। हाँ, 32-64 मेगापिक्सल्स कैमरा देता है वो, 10-12 हज़ार की रेंज में, अच्छे मोबाइल से रहे। बट जो इमेज एक बार बिगड़ी वो फिर से बननी मुश्किल है, जो इमेज एक बार बिगड़ी वो खुद से फिर से बननी मुश्किल है। दैट इज इट्स वीकनेस। मार्केट के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं कर पाए। पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर, वीकनेस, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर का मतलब यहाँ पर क्या है? स्वॉट एनालिसिस। क्या मतलब है यहाँ पर? स्वॉट एनालिसिस, राइट। पुट ऑल इंफॉर्मेशन टुगेदर मतलब जिसमें वीकनेस भी हो, स्ट्रेंथ भी हो, तो ऐसे एनालिसिस को हम क्या कहते हैं? स्वॉट एनालिसिस। क्या कहते हैं बच्चों? स्वॉट एनालिसिस। यस और नो? कोई डाउट? ये था स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर्स। अब दैट वाज स्टेप नंबर 1, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटर्स। देन आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, एक्चुअल डेटा अबाउट देयर रेस्पेक्टिव मार्केट शेयर। अब क्या करोगे आप? कॉम्पिटिटर की स्टडी करोगे, किसके पास कितना शेयर है। आज की तारीख में बार डायग्राम्स, पाई चार्ट्स वगैरह सब चीज़ें आपको मिलती है, उससे आप अपना एनालिसिस कर सकते हो, जिसको कहते हैं, अगर आप खुद का एनालिसिस करो कि मेरे डिवीजन में पर्टिकुलर डिवीजन कितना सेल दे रहा है, पर्टिकुलर डिवीजन कितना परचेज दे रहा है, अगर खुद का कंपैरिजन करते हो तो उसको हम कहते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन, इंट्रा फर्म कंपैरिजन। क्या कहते हैं? इंट्रा मतलब खुद के अंदर के डिवीजन का जब आप एनालिसिस करते हो, जब ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह ये सब जब आप कैलकुलेट करते हो कॉस्टिंग के अंदर, दैट इज इंट्रा फर्म कंपैरिजन। क्या कहते हैं? इंट्रा फर्म कंपैरिजन। बट जब मैं मेरा कंपटीशन का एनालिसिस कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल रिलायंस एयरटेल का एनालिसिस कर रहा है, रिलायंस जो है जियो का, रिलायंस जो है आपका वोडाफोन का एनालिसिस कर रहा है, दैट इज इंटर फर्म कंपैरिजन। क्या कहते हैं उसे हम? इंटर फर्म कंपैरिजन, इंट्रा एंड इंटर फर्म कंपैरिजन। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? 100%। एंड देन आंसर द क्वेश्चन हु आर द कॉम्पिटिटर, वो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों को कैटेगराइज भी कर लेने वाले हो। देन अंडरस्टैंड देयर प्रोडक्ट्स, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के अंदर अब उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, व्हाट आर देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, उनके रिपोर्ट्स, इंटरनेट, न्यूज़पेपर्स, और फिर आपको पता लगानी है उनकी स्ट्रेंथ। अभी जब जियो आया था, जियो के पास एक सबसे बड़ी थ्रेट था। जियो आया तो है बट सबसे बड़ा थ्रेट उसको किससे था? एयरटेल, वोडाफोन। बिकॉज ये लोग कंपनीज ऑलरेडी अपने कस्टमर्स की लॉयल्टी के लिए जाने जाते हैं। आज आप एक बात करोगे, मेरा जो नंबर है मैंने आज से 15 साल पहले एक्टिव करवाया, राइट, वो तब भी एयरटेल की सिम थी, आज भी 15 साल बाद भी एयरटेल की सिम है। क्यों? लॉयल्टी। एयरटेल इज सच अ ब्रांड जो कि टेलीकॉम सेक्टर में लॉयल्टी क्रिएट करके बैठा हुआ है, उससे भिड़ना मुश्किल था जियो के लिए, तो क्या किया? प्राइसेस डाउन कर दिए। तो दिस इज कॉल्ड एज, ये इसकी स्ट्रेंथ है, जिसको कहते हैं, जिसको आपने पढ़ा था बीसीके में, ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी, ब्रांड रिकॉग्निशन, ये सब आप पढ़ के आए हो। यस और नो? दिस इज नथिंग, बीसीके का एडवांस वर्जन है। यस और नो? उधर बीसीके था ऑब्जेक्टिव, इधर ये डिस्क्रिप्टिव है, और कुछ भी नहीं है। अभी बहुत सारे टर्म्स आगे आएंगे, मार्केटिंग मिक्स पूरा आएगा, 12th क्लास का मार्केटिंग चैप्टर पूरा आ जाएगा एक चैप्टर में यहाँ पे। तो बहुत आसान आसान सी चीजें भी है, कुछ टेक्निकल भी है, इसी चैप्टर में टेक्निकल दिखेंगे आपको, मैट्रिक्सेस और वो सब दिखेगा। देन नेक्स्ट मूव आपका क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या होगा? ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ क्या होगी? स्ट्रेंथ पता लगाई, अंडरस्टैंड करा, आइडेंटिफिकेशन करा, नाउ डिटरमाइन द वीकनेसेस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। कंज्यूमर रिपोर्ट्स पढ़ो, कस्टमर फीडबैक क्या है, मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ो, एंड व्हाट आर दे लैकिंग, व्हाट आर दे लैकिंग। आज एमआई, शाओमी, ये ब्रांड्स चलते हैं, है ना, मेरे घर में भी एमआई का ही टीवी लगा हुआ है, आई कैन नॉट अफोर्ड दिस सैमसंग और आपका हायर, ठीक है। वो एमआई को मैं क्यों लाया? बिकॉज मेरे को कॉस्ट बेनिफिट मिला, बिकॉज मेरे को वही परफॉर्मेंस मिली जो सैमसंग देगा, डबल
रेट के एलईडी के अंदर. सो दैट इज व्हाट आर दे लैकिंग. सो व्हाट आर दीज कंपनी लैकिंग? सैमसंग में लैक क्या है? रेट प्रॉब्लम है, फीचर्स कम है. कैसे नो? जो वॉइस कमांड एमआई में अच्छा काम करता है नहीं करता उसके अंदर. इसी का वॉइस कमांड अभी देख लेना कैसा है. कैसे नो? अपना कौन सा है? सैमसंग ही है. महंगा वाला होगा ना, तो अमीर है नहीं. चलो, सो व्हाट आर दे लैकिंग एंड देन लास्ट पुट ऑल द इन्फॉर्मेशन टुगेदर. ये कुछ भी नहीं, जो आगे हमने पॉइंट्स पढ़े ना उसी का डिस्क्रिप्शन में पुट ऑल द पॉइंट टुगेदर. मतलब ड्रॉ इन्फरेंसेस नॉट ऑफर्ड बाय कॉम्पिटिटर, फिल द गैप एंड एरियाज टू बी स्ट्रेंथन. जो आपको कॉम्पिटिटर नहीं दे रहा, आप क्या उसमें अपना योगदान दे सकते हो, वो आप देखोगे. लास्ट पुट ऑल द इन्फॉर्मेशन टुगेदर. आंसर टू द क्वेश्चंस. What will be the business do with this information? What improvements does the firm need to make? And what the firm can exploit to the weaknesses of the competitor? Competitor के weakness के साथ साथ आप क्या identify कर सकते हो, आप क्या दे सकते हो, अपना बेस्ट क्या आप दे सकते हो. This entire scenario is called as competitive landscape. क्या क्या पढ़ा? सबसे पहला मतलब अगर आगे का डायग्राम देख ले ढंग से तो पीछे तो उसका एक्सप्लेनेशन ही था ना. तो व्हाट इज कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप? एनालाइज करो, आइडेंटिफाई करो कौन वो आर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर, उनका विजन, मिशन, कोर ऑब्जेक्टिव, नीश मार्केट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. यही काम तो करके आए, यही काम तो करके आए ना. देन स्टेप टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव वीकनेसेस. फिर हमने पांचों पॉइंट्स के नीचे पांचों के डिस्क्रिप्शन पढ़ डाले. यस और नो? दिस एग्जाम क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स इन एग्जाम. पांचों स्टेप्स के, पांचों पॉइंट्स के, सब पॉइंट्स के डिस्क्रिप्शन. यस और नो? 5 मार्क्स क्वेश्चन ये आपका आता है. देन आज का लास्ट टॉपिक, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस. स्ट्रेटेजिक कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है. अभी एक वर्ड लिखूंगा, अभी दिमाग में ऐसे बैठेगा, देखना. स्वॉट एनालिसिस ही है ये, कुछ नहीं है. स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इज नथिंग बट स्वॉट एनालिसिस. क्या है ये? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कुछ भी नहीं. देखो, ये आपकी फर्म, ये आपका बिजनेस, ठीक है, ओके. फिर हमने 12th क्लास में पढ़ डाला था कि बिजनेस एनवायरनमेंट दो पार्ट में डिवाइड होता है, इंटरनल और इंटरनल एनवायरनमेंट आपको दो चीजें ऑफर करता है, स्ट्रेंथ और एक्सटर्नल आपको दो चीजें ऑफर करता है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट. हो गया स्ट्रेटेजिक एनालिसिस खत्म. बस इतना ही था. अब पढ़ डालते हैं. देखो, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कंपनी का इंटरनल एक्सटर्नल सिचुएशन की बात करता है, कीपिंग इन माइंड टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, इंडस्ट्री एंड कंपनीज ओन कैपेबिलिटीज. इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशंस, ये कौन सा एनवायरनमेंट है? एक्सटर्नल. कौन सा है? एंड कंपनीज ओन कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्सेज, ये कौन सा है? इंटरनल. कौन सा है? यस और नो? विदाउट प्रिजुडिस, विदाउट पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ strategic aspect of the company's external and internal environment, the chances are greatly increased that managers will finalize a strategic game plan that does not fit the situation well. अगर आप स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स को अंडरस्टैंड अच्छे से नहीं करोगे तो आपका प्लानिंग ऐसी घटिया होगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे. Yes or no? That holds little prospect for building competitive advantage and that is unlikely to boost company's performance. मतलब कि बिना strategic analysis के कुछ भी possible नहीं है. कुछ भी possible? Yes or no? अरे कोई डाउट? पक्का? अच्छा. Issues to be considered for strategic analysis. क्या strategy रातों रात बनती है? ये repetition है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा. Strategic formulation is a continuous process. It is a long driven process. It learns from experiences. सब बातें करके आए हैं, वही लिखा है. Strategy evolves over a period of time. Strategy evolves over a period of time. Strategy is the result of series of small decision taken over an extended period of time. छोटे 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 डिसीजन जो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लेते हो, दैट इज स्ट्रेटेजिक एनालिसिस. नंबर 2, बैलेंस बनाना पड़ता है. बोलो किस किस का बैलेंस? देयर शुड बी वर्केबल एंड नॉट परफेक्ट इन रियलिटी. फॉर परफेक्ट मैच इज नॉट फिजिबल. मैच ऑफ इंटरनल पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज. आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी और थ्रेट से बैलेंस होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? बैलेंस. सो देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, ऐसा लिखा है. एंड मैनेजर रिस्पांसिबल फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मस्ट बैलेंस अपॉर्चुनिटीज, इन्फ्लुएंसेस एंड कंस्ट्रेंट्स. यस और नो? क्या स्ट्रेटेजी में रिस्क होता है? क्या हुआ? समझ आ रहा है? पक्का? क्या स्ट्रेटेजी में रिस्क होता है? अरे रिस्क आएगा. बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस क्या है? डायनामिक है. यस और नो?
an important aspect of strategic analysis to identify potential imbalances or risk and assesses their consequences. External risk occur due to inconsistencies between strategic and forces of internal risk and occur because of forces within the firm are directly interacting with the organization. आज आपके ऑर्गेनाइजेशन की छोटी से छोटी चीज बाहर की बड़ी से बड़ी चीज से इंटरेक्ट कर रही है. अरे इसी को तो आपने सिंपल सा वर्ड बताता हूँ, इंटर रिलेटिविटी पढ़ा था. बिजनेस एनवायरनमेंट इंटर रिलेटेड होता है. इधर टेक्नोलॉजी चेंज हुई, तुमको अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, तो तुम्हारी पॉलिसी चेंज हुई, सरकार अपनी लॉ को चेंज कर देगी. ऐसा ना. एक डायलॉग मैं आपको बताता हूँ, टैक्स में लोग चोरी करते हैं, सरकार लेके क्या आती है अगले साल? अमेंडमेंट. वो अमेंडमेंट उधर ही लाती है जिधर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ रहा हो. ऐसा ना. उनका सीधा सा कह रहे हैं कि अगर तुम चोर तो हम भी तो तुम में से ही चुन चुन के पहुंचे. तो अगर तुम कुछ काम डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, यू कैन नेवर डू व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली, यू कैन नेवर डू इनडायरेक्टली. आज आप जो काम डायरेक्टली नहीं कर सकते, यू कैन नेवर डू. आज तुम करो ना टैक्स की चोरी, टैक्स के लूपहोल्स निकाल के करो, सरकार क्या ले आती है? अमेंडमेंट. दिस इज कॉल्ड एज रिस्क रिलेशन बिटवीन योर ऑर्गेनाइजेशन विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. यस और नो? आज इतना ही ले. कितना बड़ा हूं निकला ना मनीषा. चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे एवरीबॉडी.